हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग से फिर मेरी मुलाकात हो रही थी। आप लोग के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, बट ड्यू टू माय फैमिली सर्कमटेंस मैं आप लोग के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और पॉजिटिव कमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। और आप लोग ने जो स्पेशली चैप्टर नंबर 6 की रिकमेंडेशन की है, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए उसी चैप्टर 6 को आपके लिए पिक कर रहा हूँ। तो एज पर एसपीडी बुक के हिसाब से चैप्टर 6 जो है आपका, वो आपका है कौन सा? क्लासिफिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड क्लासिफिकेशंस के लिए है। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा जो है आपका क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन दो वर्ड्स होते हैं। अब सबसे पहले इनकी हमें जो है बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपके हिसाब से या हम लोग कॉमन वे में अगर बात करें, किसी भी जब इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम्स किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करता है तो वो वेल सेटेड नहीं होते हमारे क्या कहते हैं मोटिव के हिसाब से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो डाटा होते हैं किसी नतीजे में पहुंचने के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। अब इन्हीं जब डाटास को हम उनके बाय नेचर और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, वो होमोजीनियस पे और उनके करेक्टराइज पे, या फिर उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में, तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा के नाम से जानते हैं। अब अगर इनके करेक्टराइज की बात करें कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या करेक्टराइज होना चाहिए, जैसे मैंने बताया उसकी जो बेसिक मीनिंग है वही उसके क्या है करेक्टराइज भी होते हैं कि अंडर क्लासिफिकेशन कलेक्टेड डाटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम क्या करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग रॉ डाटा के नाम से भी जानते हैं, उनको उनके डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। सेकेंडली, होमोजेनियस डाटा। होमोजेनियस डाटा का मतलब है जिनके बाय नेचर बाय क्वालिटी एक दूसरे से मिलते हों, उस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर करेक्टराइज के हिसाब से और अदर जो भी है डाइवर्सिटी के हिसाब से, जैसे भी हमको उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और यही आपके करेक्टराइज ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहलाते हैं। अब बारी होती है कि जब हम क्लासिफिकेशंस करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट से मतलब होता है कि उसके उद्देश्य क्या है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहला तो होता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको क्लासिफाइड करते हैं तो वो इस तरह से होना चाहिए कि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए, यानी किसी को भी उसको ब्रीफ करना, उसको समझना जो तरीका है वो आसान हो जाए। फिर कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर किसी अदर डाटा से, अदर ईयर से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड या प्लेस से रिलेटेड, तो कॉम्परेटिव होना चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे से कंपेयर करने में आसानी होना चाहिए। साइंटिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब होता है जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, रॉ डाटा, जब उसको हम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक टेक्निक होना चाहिए, है ना। जैसे क्या कहते हैं, आपका कोई भी साइंटिफिक टेक्निक होना चाहिए जिससे कि हम उसको बड़ी आसानी से क्या कर सके,
डाटा जो हमने ऑर्गेनाइज क्या कहते हैं इकट्ठा किया है रॉ डाटा, उसको हम क्या कर सके, अरेंज कर सके। तो साइंटिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए। और आपका अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, तो आपका इफेक्टिव और अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि जो भी हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस, है ना, वो जो है आपके, वो क्या होना चाहिए, एक तो इफेक्टिव होना चाहिए मतलब प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरी चीज है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी लोगों को आकर्षित करने वाले होने चाहिए या लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये तो हमारे क्लासिफिकेशन के मेन जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब एक जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या क्या एसेंशियल पार्ट्स होने चाहिए उसमें आइडियल क्लासिफिकेशन के लिए। तो आइडियल जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो सबसे बड़ी जो उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकें, है ना। जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक प्री डिसाइड मोटिव होता है, और उस प्री डिसाइड मोटिव के हिसाब से हम क्या करते हैं, डाटास को क्लासिफाइड करते हैं। और उस क्लासिफिकेशन में क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा जो क्वालिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। दूसरा स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो डाटा ऐसे होने चाहिए कि वो कंपेरेबल हो, ठीक है, वो क्या कहते हैं आपको बड़े आसानी से प्रोसेस किए जा सके, हर स्टेज को हम लोग बना सकें, उसके पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी होना चाहिए। नो ओवरलैप। नो ओवरलैप का मतलब क्या होता है, द क्लास मस्ट नॉट ओवरलैप, देयर मस्ट बी नो आइटम कैन विच कैन फाइंड इट्स वे इनटू मोर देन वन क्लास। यानी कि जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी क्लास को या किसी भी डाटास को हम एक से ज़्यादा बार यूटिलाइज कर रहे हो या वो छूट रहा हो। तो इस तरीके से कुछ इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सुटेबल टू इंक्वायरी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक आइडियल क्लासिफिकेशंस के लिए। तो क्लासिफिकेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। इफ द इन्वेस्टिगेशन आर कैरिड आउट टू इंक्वायर इनटू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वुमेन, देन इट विल बी यूजफुल टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड रीजन। तो जो भी हमारी इंक्वायरीज होना चाहिए, या जैसा हम कहते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, अगर हम वुमेन इकोनॉमिक पावर की बात कर रहे हैं तो वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको आसानी से मिल जाए, जैसे रिलीजन का हो जाए, कास्ट का हो जाए। तो इस तरीके से हम उसको यूजफुल और वो बना सकते हैं। तो ये मोस्ट एसेंशियल ऑफ एन आइडियल क्लासिफिकेशंस के कंपोनेंट्स हैं। अब बारी आती है मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस को हम लोग जो है बेसिकली 4 सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 सेक्टर में जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा सेक्टर होता है वो होता है आपका जियोग्राफिकल। तो जियोग्राफिकल जो सेक्टर होता है हमारा, जियोग्राफिकल का आपको तो पता ही होगा। तो पहला जियोग्राफिकल का मतलब होता है एरिया वाइज, प्लेस वाइज। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल मेथड कहते हैं। फिर दूसरा जो हमारा एसेंशियल पार्ट होता है क्रोनोलॉजिकल होता है। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जब हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बेस में जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते, तो क्रोनोलॉजिकल जैसे मैंने बताया आपको कि जब हम इस बेस पे जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से ही उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। फिर तीसरा तरीका होता है क्वालिटिव डाटा जो कलेक्ट करते हैं, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसके आधार पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसको मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। तो और फिर इसके 2
टाइप्स हो जाते हैं क्वालिटेटिव के। एक होता है सिंपल और सेकंड होता है मैनीफोल्ड। अब जो चौथा जो कंडीशंस होता है वो होता है जो डाटा कलेक्शन करने की जो मेथड होती है वो कहलाती है क्वांटिटिव। तो क्वांटिटिव जो है इसको भी हम लोग अभी आगे इसके क्लास में डिटेल्स में देखेंगे। जिसको हम लोग क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल के हिसाब से कहते हैं। तो डाटा कलेक्शन करने के ये बेसिक 4 मेथड आपके पास होते हैं। तो पहला, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि पहला जो तरीका होता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोग्राफिकल जो क्लासिफिकेशंस होती है, तो इन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जैसे मैंने बताया कि ये जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं ये प्लेस के हिसाब से किए जाते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट के बेस में, 2 टाउन के बीच में, या 2 किसी सिटी के बेस में। इस तरह के जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्रोनोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया था आपको इसके पहले, व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यानी हम अगर किसी टाइम को बेस बनाकर उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि 1970 में इंडियन की पॉपुलेशन कितनी थी, 71 में कितनी हो गई, 1980 में कितनी हो गई, या 2001-2002 में पॉपुलेशन कितनी थी। तो इसको जब हम फिगर्स में न्यूमेरिकल नंबर में एक्सप्लेन करते हैं या उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल आपका डाटा के नाम से, क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है आपका क्वालिटिव का क्लासिफिकेशन। अब क्वालिटिव क्लासिफिकेशन जो होते हैं, इन क्वालिटिव एनालिसिस डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पेरेटिव कैरेक्टराइज और ऑन द बेस ऑफ अल्टीट्यूड्स लाइक सेक्स, लिटरेसी, क्या कहते हैं, रिलीजन, एजुकेशन एक्स्ट्रा। तो इस आधार पे जब हम किसी के क्वालिटी बेस पे जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्वालिटिव क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। उसमें सेक्स आएगी, लिटरेसी आएगी, रिलीजन आएगा, एजुकेशन आएगा, कास्ट आएगा। तो इस सब मैटर पे जब हम क्या कहते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्वालिटिव क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब इस क्वालिटिव क्लासिफिकेशन को फिर हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं, पहला सिंपल और दूसरा मैनीफोल्ड। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए सिंपल वन एंड कैन इजिली बी पुट अंडर 2 कॉलम। यानी जिस क्लासिफिकेशन को हम सिंपल 1 और या 2 कॉलम में डाल सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं तो उसको हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब सिंपल क्लासिफिकेशन को जब हम बात करते हैं तो उसको, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, तो इसको हम सिंपल 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक मेल और दूसरा आपका है फीमेल। तो जैसे हमने क्या किया, इसको सिंपल 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इस तरह का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब जो उसी का सेकंड पार्ट जो है आपका मैनीफोल्ड। तो मैनीफोल्ड, जैसे मैंने बताया आपको कि इसको हम कई इंफॉर्मेशन इस क्लासिफिकेशन में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। सर जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अपनी पॉपुलेशन को 2 सेक्टर में बांट सकते हैं। एक तो हो जाता है आपका रूरल एंड सेकंड सेक्टर हमारा हो जाएगा अर्बन। ये 2 सेक्टर हो गए। फिर इसको फिर हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मेल एंड फीमेल। इसको भी इसी तरह से हम कर सकते हैं 2 हिस्सों में, मेल और फीमेल। फिर हम चाहें तो इसको और हिस्सों में तोड़ सकते हैं। अब इसके हम फिर 2 हिस्से कर दें, एक एजुकेटेड और दूसरा अनएजुकेटेड। तो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। इसी तरीके से हम इस सेक्टर को भी 2-2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एजुकेटेड और
अनएजुकेटेड। तो इस तरीके से हम इसमें कई इंफॉर्मेशन को एक साथ पुट कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तो हमारा तीसरा मेथड हो गई। अब जो चौथा मेथड है हमारे पास, वो जो है आपका कौन सा था हमारा, क्वांटिटिव। अब क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? तो क्वांटिटिव क्लासिफिकेशंस के लिए जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टराइज दैट कैन बी न्यूमेरिकली मेजर्ड सच एज वेट, हाइट, इनकम, एज, वेजेस। तो इस तरह के जो डाटाज होते हैं इनको हम लोग क्वांटिटिव न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस के नाम से जानते हैं। क्वालिटिव में हमने क्या लिया था, सेक्स, लिटरेसी, रिलीजन्स एंड अदर। ये किसका था, क्वालिटिव का था, जो क्वालिटी के बारे में बता रहा है। और क्वांटिटिव में हम लोग किस चीज को क्लासिफाइड करते हैं, वेट, हाइट, इनकम, एज, वेजेस एंड अदर देन जो इंफॉर्मेशंस होती है। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशंस होती है वो किस में चली जाती है, आपके क्वांटिटिव में चली जाती है। तो क्वांटिटिव के लिए और क्वालिटिव के लिए, तो क्वालिटिव में हम लोग सेक्स और लिटरेसी और आपका क्या कहते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और क्वांटिटिव में जो है हम लोग किसको करते हैं, वेट को, हाइट को और क्या कहते हैं आपके इनकम को, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब इसको जब हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो इसको फिर हम लोग दो तरीके से इसको देखते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है आपका डिस्क्रिएट। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रिएट के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है कंटिन्यूअस। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो क्या कहते हैं, डिस्क्रिएट और जो कंटिन्यूअस होता है ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। तो डिस्क्रिएट वेरिएबल किसको कहते हैं, डिस्क्रिएट वेरिएबल रिफर टू दोज वेरिएबल विच आर एग्जैक्ट और फिनाइट एंड आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन इन ए फैमिली कैन बी 2, 3, 4, 5 जो भी हो सकता है। तो जब इस तरह की जो सीरीज होती है इसको हम लोग जो है डिस्क्रिएट सीरीज के नाम से जानते हैं। और कंटिन्यू वेरिएबल्स में दोज वेरिएबल विच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, इन ए गिवन स्पेसिफाइड रेंज। स्पेसिफाइड रेंज मतलब पहले से डिसाइड, स्पेसिफाइड रेंज आर टर्म्ड एज कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो जो एक स्पेसिफिक स्पेस के अंदर जितने भी हम लोग वेरिएबल्स को या उससे रिलेटेड या पॉसिबल वैल्यूज को डालते हैं, तो इस तरह की जो सीरीज होती है या जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उनको हम लोग कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। अब इनको अगर मैं एज ए एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, तो जैसे मैं डिस्क्रिएट सीरीज की बात कर रहा हूं, तो जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली। तो जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नंबर ऑफ फैमिलीज 0 चाइल्ड 15 फैमिली में है, 1 चाइल्ड 20 फैमिलीज में है और ये 2 चाइल्ड 30 फैमिली में है, 50 फैमिली में है। तो ये जो इस तरह की जो सीरीज होती है इसको हम लोग डिस्क्रिएट सीरीज के नाम से जानते हैं। और कंटिन्यू सीरीज के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग किसको बारे में बात, जैसे इसने मैंने बताया था वेट, इनकम, इन सब की बात करते हैं। तो जैसे मैंने वेट और नंबर ऑफ पर्सन ले लिया, तो जैसे मैंने वेट लिया 10 से 20, 10 to 20 केजी के, फिर 20 to 30 केजी के लोग कितने हैं, फिर 30 to 40 केजी के लोग कितने हैं, फिर 40 to 50 केजी के लोग कितने हैं। अब मैं
कह दूं कि 10 to 20 kg के बीच में इन बिटवीन 20% आते हैं हमारे पास। यहाँ पे 40% आ जाते हैं 20 to 30 kg के बीच में। फिर 50 kg के 30 to 40 kg के बिटवीन में 50 लोग होते हैं, और 40 to 50 के बीच में 80 लोग। तो ये स्पेसिफिक एरिया है जिसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्सन को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, 10 to 20 मतलब 20% ऐसे हैं जिनका जो वेट है वो अलग अलग है, बट इन बिटवीन कहाँ है, 10 to 20 kg के बीच में है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है इसको हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब जो अगला जो क्लास है मैं आप लोगों को नेक्स्ट दे दूंगा, इतना आप लोग रीड कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अपने कमेंट्स इसी तरह हमें भेजते रहें। थैंक यू।